Hello, Madhu. A very, very warm welcome here, Madhu. Thank you so much for accepting the invite and joining me on this platform of Cures and Recovery. Thank you, Dr. Gurmeet. It's a pleasure to be here with you and sharing the platform. It's really an honor for me. Thank you so much. Same here, Madhu. It's an honor for me as well. I always watch your online videos. बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हो आप पूरी पब्लिक को. Really nice videos. और मैं और मेरी फैमिली ना हम लोग अक्सर होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज करते हैं. तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज आती है मन में, एंड आई एम श्योर बाकी लोगों के मन में भी क्वेरीज आती होंगी. सो टुडे आई वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चंस विद यू. सो शैल वी स्टार्ट, डॉक्टर गुरमीत? जी प्लीज मधु, शुरू करिए. Yeah, so my first question is related to the relaxations that are given now in this unlock 1. तो अभी क्या है, बहुत हम लोग बाहर जा सकते हैं ग्रोसरीज वगैरह लाने के लिए. पहले भी थी ये सब, बट नाउ मेनी मोर शॉप्स आर ओपन. रिलैक्सेशंस दी है, तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए व्हाइल गोइंग आउट? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू. क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जब भी हम बाहर जाते हैं? व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड टेक? जी मधु, तो जब ये लॉकडाउन हुआ था और जब ये लॉकडाउन थोड़ा ईज भी हो रहा है, शुरू से एक ही मकसद रहा है, और वो मकसद रहा है कि जो वायरस का चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको तोड़ना. जो वायरस का स्प्रेड हो रहा है, वो फैल रहा है, लोगों को अफेक्ट कर रहा है, उसका जो रेट ऑफ स्प्रेड है उसको धीरे करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इन्फेक्शन से बच सके. तो इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट आज है जितना पहले था, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है वो एक हैवी वायरस होता है, वो ज्यादा लंबे तक ट्रैवल नहीं कर सकता. तो 1 मीटर ट्रैवल करने के बाद वो जो सरफेस मिलता है उस पर रेस्ट कर लेता है. तो जो भी इंसान 1 मीटर के दायरे के अंदर होगा इन्फेक्टेड पर्सन के सामने, तो वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स उसको मुंह या नाक के माध्यम से अंदर जाके उसको इन्फेक्ट करेंगे. तो सोशल डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी मेंटेन्ड. यहीं पे मास्क का रोल आता है. तो कहीं भी आप एक्टिव ट्रांसमिशन एरियाज में जाते हैं या कहीं आप थोड़े क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर मास्क सो दैट द एंट्री ऑफ द वायरस कैन बी प्रिवेंटेड. साथ ही पर्सनल हाइजीन मेजर्स जो मैं बताती आई हूँ वो बहुत ज़रूरी है अभी भी वो प्रैक्टिस करने. और सेल्फ रिपोर्टिंग इसमें बहुत ज़रूरी है. सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब है कि उन सिम्टम्स के बारे में जानना जिससे पता चले कि आपको कोविड हो सकता है. कोविड की बीमारी के सिम्टम्स की जानकारी रखना और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि मेन इम्यूनिटी ही है जो आपको वायरस को आपकी बॉडी को डैमेज करने से बचा सकती है. और एक आरोग्य सेतु ऐप है जो सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपील किया है भारत के लोगों को कि वो इंस्टॉल अपलोड करें मोबाइल्स पे, क्योंकि इसके जरिए लोग जो कोविड के मरीज हैं उनको उनकी पहचान हो पाएगी और वो किसी भी अफेक्टेड प्लेस में अगर जा रहे हैं वहां से तो वो अलर्ट रहेंगे. श्योर. सो मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप का यूज करना, सैनिटाइजर लगाना, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए. थैंक यू. यस. सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू इम्यूनिटी. जैसे कि आप पहले भी बताते आए हो, हमारी बातचीत होती रहती है, आप पहले भी बताते आए हो कि इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए. एंड फॉर गुड इम्यूनिटी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. वी शुड लिव स्ट्रेस फ्री लाइफ. We should do regular exercise. We should eat a healthy diet, balanced diet rather, and we should always keep ourselves hydrated. So अभी ये जो hydrated part आता है कि हमें कैसे पता चलेगा are we well hydrated or not? So my next question is this. मधु, पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इम्यूनिटी के सारे पॉइंटर्स को लिस्ट आउट किया है. हाइड्रेशन, yes, it is very important for maintaining good immunity.
हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो पानी हम पी रहे हैं वो इनफ है शरीर के लिए? तो सबसे कॉमन इंडिकेटर है आपके यूरिन का कलर। अगर आपके यूरिन का कलर सफेद है या हल्का पीला है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में सफिशिएंट पानी जा रहा है। अगर आपके यूरिन का कलर डार्क येलोइश हो जाता है तो दैट मीन्स यू नीड टू हाइड्रेट योरसेल्फ, और जल्दी से जल्दी आप पानी का सेवन शुरू कर दें। दूसरा इंडिकेटर है स्किन पिच टेस्ट। स्किन पिच टेस्ट मतलब आप अपने लोअर आर्म की स्किन को या एब्डोमेन की स्किन को ऐसे पिंच करके देखिए। अगर पिंच करने के बाद स्किन वापस अपनी पोजीशन पे तुरंत ही आ जाती है तो इसका मतलब आप वेल हाइड्रेटेड है, और अगर वो स्किन वापस आने में टाइम लेती है तो इसका मतलब है कि यू आर डिहाइड्रेटेड एंड यू नीड वाटर। और तीसरा इंडिकेटर है आपके ब्रेथ का ऑर्डर। अगर आपके सांस में बदबू आ रही है तो एक कारण उसका कम पानी का सेवन भी हो सकता है, क्योंकि कम पानी पीने से आपके माउथ के जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं वो सलाइवा नहीं बना पाते हैं, जिसके कारण ब्रेथ में ऑफेंसिव ऑर्डर आता है। ओके ओके। एंड व्हाट इफ अगर हम ज्यादा पानी पी लें, उसका भी कुछ नुकसान है क्या? ओवर जी जी बिल्कुल मधु, जैसे फूड पॉइजनिंग होता है ऐसे ही वाटर पॉइजनिंग भी होता है। अगर हम नॉर्मल प्यास लगना और पानी पीना इज अ नॉर्मल बॉडी रिएक्शन, पर अगर हम जरूरत से ज्यादा पानी पी लेते हैं, ओवरलोड कर लेते हैं अपने पानी को बिकॉज ऑफ एंजाइटी अबाउट हेल्थ और समथिंग, और बिकॉज आफ्टर स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कई बार हम जरूरत से ज्यादा पानी का इंटेक कर लेते हैं, तो इट मे रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ सोडियम लेवल्स इन द ब्लड। तो सोडियम लेवल्स, जैसे आप चीनी में पानी मिलाते रहते तो पानी की मिठास कम होती जाएगी। उसी तरह ज्यादा पानी पीने से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सोडियम लेवल्स कम हो जाते हैं, जो काफी रिस्की सिचुएशन हो सकती है। तो आपको नोजिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, और मस्कुलर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं। Okay, and I think water retention that is also associated with it. बिल्कुल बिल्कुल मधु जी। Okay. जी बिल्कुल। ओके, कितना इजी है ये पता करना कि हम हाइड्रेटेड है कि नहीं। तो इट्स सो सिंपल, हम घर पे देख सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी नाउअडेज क्या होता है कि अगर हमें कुछ भी ऐसे अनयूजुअल सा फील होता है अपनी बॉडी में, अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि बॉडी पेन हो रहा है या सोर थ्रोट है, तो हम लोग डर जाते हैं कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया। सो एज यू आर डीलिंग विद द पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस वे ऑनलाइन आप उनको देखते हैं, तो व्हाट आर द करंट सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? क्या वो सेम सिम्टम्स है जो पहले सिम्टम्स आ रहे थे, अभी भी सेम सिम्टम्स है पेशेंट्स में, कि उसमें कुछ चेंज है? मधु, जो भी वायरस कॉजिंग रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं, जैसे फ्लू है, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, सार्स है, कोविड है, तो जितनी भी वायरस के द्वारा की गई रेस्पिरेटरी इलनेसेस होती हैं उन सबके सिम्टम्स सेम होते हैं, लगभग सेम रहते हैं। और एक लेमैन के लिए ये जानना आसान नहीं होता है कि वो कोविड से सफर कर रहा है कि नॉर्मल कोल्ड से सफर कर रहा है, कि ये इन्फ्लुएंजा का अटैक है कि फ्लू है। तो एक सर्वे में ऐसा देखा गया है कि अगर 100 लोगों को कोविड हुआ था तो उनमें 99 लोगों को फीवर था ही था। तो फीवर इज द शॉर्ट सिम्टम ऑफ कोविड। तो जैसे पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ही सीजनल एलर्जी के केसेस देखे हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल केसेस मैंने देखे हैं। तो बिकॉज ये सीजनल एलर्जी है तो स्नीजिंग हो रही है, रनी नोज हो रहा है, पर ये कोविड के सिम्टम्स नहीं है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस में लगातार नाक बहता जा रहा है, वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, तो दैट इज नॉट एट ऑल अ सिम्टम ऑफ कोविड। या कंटिन्यूस स्नीजिंग आ रही है, दैट इज नॉट अ सिम्टम ऑफ कोविड। तो बुखार होना और सूखी खांसी होना, कमजोरी होना, ये 3 मेन लक्षण है जो इनिशियली कोविड के पेशेंट्स में ये देखे गए हैं। कुछ पेशेंट्स में बुखार के साथ जो थ्रोट की सोरनेस है ये पहले देखी गई है। तो कोविड के सिम्टम्स को अगर हम देखें तो बुखार है, सूखी खांसी है,
कमजोरी महसूस होना है, बुखार के जो एसोसिएटेड सिम्टम्स है, सिर दर्द होना है, मसल एंड एक्स आना है, हल्की डिजीनेस आना है, या फिर डायरिया। तो ये कोविड के सिम्टम्स है। एक अनयूजुअल सिम्टम जो इस रेस्पिरेटरी इलनेस में देखा गया है, जो यूजुअली और रेस्पिरेटरी इलनेसेस में नहीं देखा जाता है, वो है लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। मतलब इंसान की सूंघने की शक्ति और इंसान के टेस्ट करने की शक्ति इसमें काफी कम हो जाती है। तो ये सब सिम्टम्स है जो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपको कोविड हो सकता है। ओके ओके, ठीक ठीक। मतलब वही अभी तक ऑलमोस्ट सिम्टम्स आर सेम, जो पहले थे वही है, फीवर आना एंड शोर थ्रोट। अब मान लीजिए अगर हमें ऐसा लगता है कि कोविड हो गया है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, किसी को कोविड हो जाता है, तो हाउ शुड वी डील विद दैट सिचुएशन? जैसे हम लोग पैनिक हो जाते हैं, जी मधु, जहाँ तक पता चलता है कोविड है, फीवर आ गया, तो हाउ शुड वी डील? यस या जी मधु, टेस्ट कराने की नौबत इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 80% लोगों में इसके भी फॉर्म्स होते हैं। कोविड के माइल्ड इलनेस होती है, मॉडरेट होती है, सिवियर होती है। तो 80% लोगों में ये इलनेस माइल्ड फॉर्म में ही होकर वापस चली जाएगी। बहुत कम प्रतिशत लोग हैं जिनके या तो ऑल्टर्ड इम्यून सिस्टम्स हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या वो डायबिटीज है, तो उन केसेस में खतरा थोड़ा ज्यादा होगा। नहीं तो काफी लोगों में ये माइल्ड फॉर्म में या मॉडरेट फॉर्म में होकर वापस चली जाएगी। तो अगर हमें बुखार होता है किसी को, चाहे वो कोविड के कारण हो या किसी और बीमारी के कारण हो, तो बेसिक मैनेजमेंट भी इस बीमारी का सेम रहेगा। अगर आपको बुखार महसूस होता है तो सबसे पहले तो आप आइसोलेट कर लीजिए अपने आप को बाकी घर वालों से। बेड रेस्ट बहुत जरूरी है। यू डोंट हैव टू एक्सर्ट योरसेल्फ, क्योंकि बुखार का एक मेन मैनेजमेंट टिप ही होता है रेस्ट। जितना आप एक्सर्ट करेंगे उतना बुखार बढ़ता रहता है। उसके साथ आपको फ्लूइड्स बहुत ज्यादा लेने हैं, खाना कम करना है और फ्लूइड्स ज्यादा लेना है। ये नहीं हो रहा कि खाना भी खा रहे हैं और पेट भरने के बाद फिर फ्लूइड्स भी ऊपर लेते जा रहे हैं, तो दैट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट। यू हैव टू रिप्लेस योर फूड विद द फ्लूइड्स। तो जैसे आप सूप पी सकते हैं, लिक्विड इनटेक बढ़ाना है। जी यू बिल्कुल, वांट टू से लिक्विड इनटेक बढ़ाना है। जी बिल्कुल, आप फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है उसमें। आप उसमें सूप ले सकते हैं, आप उसमें जिंजर लेमन हनी टी ले सकते हैं। और तीसरा है लाइट डाइट रखनी है आपको। ये पकौड़े और पूड़ियाँ नहीं खानी है आपको, नहीं तो आपका इम्यून सिस्टम आपके वायरस को किल करने की, आपके हैवी डाइजेशन के कारण आपका जो प्रोसेस है इम्यून सिस्टम का वो बहुत स्लो हो जाएगा। So which we don't want. So just because your recovery should be faster, it should be complete. It is necessary that you have a healthy and a light diet in this. And हल्दी वाला दूध वो भी, जी बिल्कुल, I बिल्कुल, think. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बताया मधु। जो थ्रोट का सोरनेस है उसमें सॉल्ट वाटर गागल्स करने हैं आपको। अगर आपको लगता है शुरुआत हो गई है तो तुरंत आप गागल्स शुरू कर लीजिए। हल्दी वाले दूध का सेवन करना शुरू कर दीजिए, और आप स्टीम ले सकते हैं और वार्म फ्लूइड्स। तो बेसिक मैनेजमेंट इन बीमारियों का सेम ही रहता है। ओके ओके, हाँ, आप अपने जी मधु, एक और बात, आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करके फीवर और खांसी की दवाइयाँ ले सकते हैं। एंड आई हर्ड कि विटामिन सी भी अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करें, दैट इज आल्सो गुड फॉर दिस डिजीज। फाइट करने में हमें हेल्प करता है। विटामिन सी टैबलेट्स ले सकते हैं या फ्रूट्स ले सकते हैं विच आर रिच इन विटामिन सी। सो थैंक यू गुरमीत। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू स्ट्रेस। अभी नाउअडेज इतना स्ट्रेस हो गया है सबकी लाइफ में, and this stress it's leading towards depression. अभी सब देखते कि डिप्रेशन हो रहा है, एंड एक कॉमन टर्म सा है डिप्रेशन, बट सबको नहीं पता व्हाट एक्चुअली इट इज। सो कैन यू प्लीज एलॉबरेट डिप्रेशन होता क्या है, व्हाट इज इट? मतलब डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है।
एक्चुअली जो डिप्रेशन है इट इज डिजीज। तो डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें एक इंसान कंसिस्टेंटली बहुत उदास रहता है। तो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टेम्पररी इमोशनल रिस्पॉन्स। तो टेम्पररी इमोशनल रिस्पॉन्सेज में क्या होते हैं, हम उदास होते हैं, हम उदासी से बाहर आ जाते हैं थोड़े ही टाइम बाद। जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो हम उससे खुश होते हैं, अपनी उदासी से बाहर आ जाते हैं। पर जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं वो अपनी उदासी से बाहर नहीं आ पाते हैं, चाहे जिंदगी में कुछ अच्छा भी होता है, कोई उनको एंटरटेन करने की कोशिश भी करता है, वो म्यूजिक सुनते हैं या दोस्तों से भी मिलते हैं, पर वो उदासी उनके मन से नहीं जाती है, वो कॉन्स्टेंटली उनके अंदर वो उदासी रहती है। तो इट इज बेसिकली अ कंसिस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं। ओके ओके। तो अभी जैसे सिम्टम्स क्या है इसके, व्हाट आर द, जैसे आपने यही बोला कि लैक ऑफ स्लीप एंड या कोई ओवर ईट करता है, दीज आर द सिम्टम्स। सो अगर हमें ऐसे लगता है तो वी शुड ट्राई टू किसी से बात कर ली या कुछ भी करके, बट एक्चुअली इसका कोई ट्रीटमेंट है क्या? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट? जी मधु, डिप्रेशन का ट्रीटमेंट होता है, पर मैं थोड़ा सा उससे पहले डिप्रेशन के सिम्टम्स को इलेबोरेट करना चाहूंगी कि जैसे मैंने अभी बताया डिप्रेशन में मेन कंसिस्टेंटली सैड होता है इंसान। तो वो कंसिस्टेंट उदासी के कारण उसको एक तरह का लोनलीनेस मन में आ जाता है। वो इंसान अगर घिरा भी हुआ है एक क्राउड में, फिर भी उसके अंदर एक अकेलापन सा महसूस होता है। वो इंसान हर टाइम कंफ्यूज रहता है। बहुत बड़ा सिम्टम है कि डिप्रेस्ड पेशेंट्स को लाइफ में किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता, चाहे वो खाने का काम हो, चाहे वो खाने बनाने का काम हो, चाहे उनका कुछ भी काम हो, चाहे अच्छे कपड़े पहनना हो। बेसिकली उनका इंटरेस्ट लाइफ से, अपने काम से, हर चीज से वो लोथ करने लग पड़ते हैं, एवर्स हो जाते हैं, उनका मन नहीं लगता किसी काम में, जिसके कारण उनकी नींद बहुत कम हो जाती है। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ डिप्रेशन। जब लोगों को डिस्टर्ब स्लीप होती है या नींद का ड्यूरेशन काफी कम हो जाता है, और जैसे आपने अभी कहा कि उनको या तो दे टेंड टू ओवर ईट or most of them have a lack of appetite in them. तो ये मेन दोनों चीज हो सकती है, दोनों चीज या तो खाएंगे नहीं या बहुत ज्यादा खाएंगे। मतलब अगर हम ऐसा कुछ देख रहे हैं अपने ही घर में, कुछ कोई इंसान ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स उसको इट कैन बी। जी जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मधु, उनमें नेगेटिव फीलिंग्स बहुत आती है, हर चीज को वो पेसिमिस्टिकली इंटरप्रेट करते हैं। डिप्रेशन के मरीज कुछ भी चीज होता है वो उसमें नेगेटिव ही ढूंढते हैं, और गिल्ट बहुत ज्यादा इसमें होता है, सेल्फ ब्लेम। हर चीज को डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो सोचेंगे कि ये मेरे कारण ही हुआ है। बाजार में अगर गए हैं, किसी उनके जान पहचान वाले ने उनसे नमस्ते नहीं बुलाई या हेलो नहीं बुलाई, तो कहीं ना कहीं उनके मन में विचार चलने लग पड़ते हैं, कंटिन्यूस कांस्टेंट फ्लो ऑफ थॉट्स कि उसने मुझे नमस्ते नहीं कहा, मेरे में ही कुछ कमी है, मैंने क्या ऐसे गलत किया होगा कि उसने मुझे नमस्ते नहीं कहा। तो छोटी छोटी बातों को वो लोग कॉन्स्टेंटली अपने माइंड में थॉट्स के रूप में दैट गोज ऑन इन देयर माइंड्स। अभी ओके ओके। अच्छा, अभी आजकल हम न्यूज में सुनते आ रहे हैं कि सेलिब्रिटी डिप्रेशन, बड़े बड़े स्टार्स को भी डिप्रेशन हो रहा है। आपकी क्या राय है उसके बारे में? जी मधु, क्योंकि हम सेलिब्रिटी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो सेलिब्रिटी हम किसको कहेंगे? सेलिब्रिटी एक ऐसा इंसान है जो एक लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच जाता है। तो जब कोई भी इंसान एक लेवल ऑफ सक्सेस पे पहुंच जाता है तो इनसिक्योरिटीज और प्रेशर्स बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। प्रेशर टू परफॉर्म बेटर इन लाइफ, प्रेशर उस सक्सेस को मेंटेन करने का, डर आ जाते हैं, फियर ऑफ फेलियर आ जाता है, फियर ऑफ मेंटेनिंग दैट पोजीशन इन सोसाइटी आ जाता है। तो ये सब जो फियर्स हैं, ये जो प्रेशर्स हैं, एक तरह से इनसिक्योरिटीज ले आते हैं उनके मन में। और अगर उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केसेस ऑफ डिप्रेशन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कि अगर
कोई आपके नियर एंड डियर वंस नहीं है जिनसे आप खुल के बात कर सकते हैं, जिनसे आप कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जिनसे ऐसे इंसान अपने थॉट्स शेयर अप कर सकते हैं। तो दिस टेंड्स टू बिल्ड अप मोर इन देयर माइंड्स। तो ऐसे केसेस में फिर और उदासी आना, लोनलीनेस आना, हेक्टिक शेड्यूल के शेड्यूल होना, सेल्फ एनालिसिस नहीं हो पाना, तो ये सब चीजें काफी कंट्रीब्यूट करती हैं ऐसे लोगों में, ट्रिगर करती हैं स्ट्रेस को और डिप्रेशन को। ओके ओके, सो इसका कोई सोल्यूशन है क्या? व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दिस डिप्रेशन या ट्रीटमेंट? जी बिल्कुल मधु, एक्चुअली डिप्रेशन के मरीजों को जब देखा गया, जब उनके टेस्ट किए गए, तो ऐसा देखा गया कि डिप्रेशन के दौरान हमारे जो ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं उनके लेवल बहुत कम हो जाते हैं। जो केमिकल्स हैप्पीनेस बूस्टिंग केमिकल्स होते हैं, जो हमें खुशी देते हैं, वो केमिकल्स हार्मोन्स जी उनके लेवल्स कम हो गए होते हैं। और ये लेवल्स क्यों कम होते हैं, इनका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। दे कैन बोथ बी कॉज एंड इफेक्ट ऑल्सो। इनके कम होने के कारण उदासी हो सकती है, और उदास होने के कारण ये केमिकल्स का लेवल कम हो जाता है ब्रेन में। तो इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जिनके पेरेंट्स या जिनके ग्रैंड पेरेंट्स को टेंडेंसी है ज्यादा सैडनेस की तरफ जाने की, तो उन्हीं लोगों में ये टेंडेंसी ज्यादा पाई गई है। और दूसरा, जब जिंदगी में कुछ विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जैसे आपके किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है, या फिर कोई एक्सीडेंट होता है, या फाइनेंशियल लॉस होता है, या बिजनेस फेलियर होता है, या बच्चों में भी देखा गया है, या एग्जाम में उनका एक्सपेक्टेड, जो बहुत एम्बिशियस होते हैं बच्चे, और उनका वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, तो जो लोग इन विपरीत परिस्थितियों को ठीक से नहीं फेस कर पाते हैं, हैंडल नहीं कर पाते, बिल्कुल जो इनको ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, और एक सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है उनके पास, ओपन इंट्रोवर्ट होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उन लोगों में कि वो डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं। तो जहाँ तक सो ट्रीटमेंट जी का जी सवाल है, तो जी काउंसलिंग भी अवेलेबल होती है, और दवाइयाँ भी अवेलेबल होती है जो हार्मोन के लेवल्स को एक नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल पे ले आते हैं। और दूसरी बात, एक सॉल्यूशन बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे या हम डिप्रेशन की तरफ ना जाएं, कि खुश रहना एक की है टू अ हेल्दी मेंटल यू नो फंक्शनिंग। मेंटल हेल्थ के लिए। जी जैसे दिन है तो रात है, दुख है तो सुख है, सक्सेस है तो फेलियर है। तो बहुत जरूरी है कि हम दोनों चीजों को एक्सेप्ट करें। तो जैसे ये बच्चों को भी सिखाना बहुत जरूरी है, हमें भी सीखना बहुत जरूरी है कि फेलियर्स को एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सक्सेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो फेलियर्स को देख के शोक में नहीं जाना है, अपने फेलियर्स से सीखना है, कहाँ पे हमने गलतियां की है, किस तरह हम उन पे इम्प्रूव अपॉन कर सकते हैं, और जी उस पे वर्क अपॉन करके, एंड वी हैव टू मूव ऑन अहेड विद आवर लाइव्स। जी 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 बिल्कुल, बातचीत करके हम लोग बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग ठीक कर सकते हैं। हर चीज का सोल्यूशन है, अगर हम लोग बात करेंगे तो सुसाइड की नौबत नहीं आएगी। हमें ये सिखाना है अपने बच्चों को कि रुकना है, ऐसे इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम आप अच्छा कर सको, बिकॉज हम लोग इंसान ही तो है, गलतियां इंसान से होती है। तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट, और यही चीज अपने बच्चों को हमें सिखानी है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट अभी का जैसे जो सिचुएशन है उसमें, एज यू नो अभी सब डिस्टर्ब्ड है, वी कांट गो आउट, सब बंद है। अभी खोल भी दिया बट वी नो इट्स नॉट सेफ टू गो आउट। तो अभी हमें अपने बच्चों को समझाना है कि ये फेज भी नहीं रहने वाला है, सब ठीक हो जाएगा, एक बार फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर गुरमीत, आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दिया। आप एक वंडरफुल पर्सन। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ भी, सबसे पहले आपका नाम दिमाग में आता है।
तो सब चीजों का सोल्यूशन आपके पास होता है। तो आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। तो जब भी मुझे, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे मेडिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर गुरमीत, शी इज ऑलवेज देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधु सो मच फॉर दीज वंडरफुल वर्ड्स। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पे आके लोगों को रिप्रेजेंट करके एक अवेयरनेस सा लोगों में क्रिएट किया है, which I am hopeful that this will help them to feel better about the situation that is going on, और वो positively सबको लेंगे। Thank you so much मधु, God bless you। एक क्वेश्चन जाते जाते, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगी। जी प्लीज। एक क्वेश्चन अभी जस्ट वो मुझे क्लिक हुआ कि अभी नाउअडेज पीपल आर सेइंग कि हमें ऑक्सीमीटर घर में रखना चाहिए जी। क्योंकि अभी सिचुएशन जैसे दिन ब दिन वर्स होती जा रही है। खासकर मुंबई में आप देखो तो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है और कुछ पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और अचानक से ही उनको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स बिकॉज उनकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। तो वो सिचुएशन ना आए इसके लिए अभी पीपल जो है दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। तो अभी घर में कहते हैं कि ऑक्सीमीटर रखना चाहिए। आपका क्या है सुझाव इस बारे में? हमें ये रखना चाहिए घर में? और अगर हम घर में रखें तो इज इट यूजर फ्रेंडली? क्योंकि आप एक डॉक्टर हो, आप यूज करते होंगे इसको, और उसका ऑक्सीजन का लेवल क्या होना चाहिए? सिंपल मतलब लेमैन लैंग्वेज। मधु आपने बहुत अच्छा बोला, क्योंकि ब्रेथलेसनेस एक ऐसा सिम्टम है कोविड का जो खतरे का घंटी की तरह है। क्योंकि जैसे ही ब्रेथलेसनेस होता है इसका मतलब है कि यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। ऑक्सीमीटर रखना बहुत ही फायदेमंद है आजकल के टाइम में, जहाँ पे कोविड का रिस्क लगातार बना हुआ है। क्योंकि अगर आपको सिम्टम्स शुरू होते हैं और आप अपना लेवल चेक करके देख सकते हैं कि आपके लंग्स अफेक्ट नहीं हुए हैं, तो ऑक्सीमीटर आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज बताता है ब्लड में। तो द नॉर्मल लेवल इज बिटवीन 90 to 100। 100 इज द हेल्दीएस्ट लेवल, पर 90 से लो हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके लंग्स की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है और आपके ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो इफ इट गेट्स बिलो 90, आई थिंक इट्स टाइम टू go to hospital, get a checkup done for the COVID. Thank you so much. Thank you so much, Madhu.